हेलो फ्रेंड्स, ग्रो मोर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 की परीक्षा चल रही है, जिसमें कल उर्दू का इम्तिहान होना है। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करते हुए थोड़े से सब्जेक्टिव पे भी चलेंगे। तो ये बुक का पहला चैप्टर है हम्द। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है ये समझे, ज़्यादा इसमें नहीं देखना है अभी। आप सबसे पहला लाइन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम्द के लग़वी माने खुदा की तारीफ़ है। मतलब कि हम्द उस नज़्म को कहते हैं इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। बस इतना याद रखना है। इसके बाद जो इसमें याद रखने वाला लाइन है वो यहाँ पे है कि नात क्या है। तो बोलेंगे हम कि नात वह नज़्म है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार कहे जाते हैं या उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। फिर इसी तरह है कि मनक़बत क्या है। तो मनक़बत ऐसी सिन्फ़ है जिसमें बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलियाए कराम और औलियाए अल्लाह की तारीफ़ में कुछ शेर कहे जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मनक़बत कहते हैं। इसी तरह कसीदा में क्या होता है कि कसीदा में किसी भी शख्स के तारीफ़ में शेर या अशार कहे जाते हैं। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। अब है शबनम कमाली। ये आपके बुक में जो हम्द है उनके तख्लीक़कार हैं शबनम कमाली। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आता है कि शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस ज़िला से है। तो आप जान लें कि शबनम कमाली का ताल्लुक़ जो है वो रियासत बिहार से है। इनका असल नाम यानी इनका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा। ये बच्चों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इनका असली नाम शबनम कमाली का असली नाम क्या है, तो मुस्तफ़ा रज़ा है। ठीक है। और इनका बिहार से ही ताल्लुक़ है। इनकी पैदाइश जो हुई थी वो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरैरा, जो कि ज़िला सीतामढ़ी में पड़ता है। ये यहाँ से MCQ आता है, ये आप इसको याद रखेंगे कि शबनम कमाली बिहार के रहने वाले थे। कहाँ बिहार में, तो ज़िला सीतामढ़ी, पोखरैरा वहाँ एक गांव है, वही रहने वाले थे। यही इनकी पैदाइश हुई थी 1938 में, 22 जुलाई 1938। और इनका असल नाम क्या था, मुस्तफ़ा रज़ा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसके बाद है, ये ख़ास तौर पे नात लिखते थे। मतलब ये नातिया शायरी करते थे ख़ास तौर पे। और इसके बाद इनका कुछ मजमुआ भी छपा है, जैसे कि जिसमें से कुछ फेमस है बहुत। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अनवारे अक़ीदत, रज़ाए अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौसे अक़ीदत, सोहबाए अक़ीदत। ये बहुत मशहूर हुआ है। ठीक है। तो आप इसको याद रखें। इनका ये जो नातिया मजमुआ है ये इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन बार बार आता है। और इनका जो हम्द आपकी किताब में है उसका नाम है हम्द खुदाए ज़ुजल। ठीक है, ये आपके बुक में है। चलिए इसमें अगला चैप्टर है आपका सुहैल अज़ीमाबादी। तो इससे क्या सवाल आता है, सबसे पहले कि इनका असल नाम क्या था। सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था, तो सैयद मुजीबुर रहमान। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कल के लिए। और इनका तखल्लुस क्या था, तो इनका तखल्लुस जो था ये सुहैल था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई थी, क्योंकि नाम ही में इनके लगा हुआ है अज़ीमाबादी, मतलब अज़ीमाबाद पटना को कहते थे। तो 1911 ईस्वी में ये अज़ीमाबाद में पैदा हुए थे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो आइए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। यहीं पे है कि सुहैल अज़ीमाबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की। तो ये सवाल आता है कि किसने ऑल इंडिया रेडियो, सुहैल अज़ीमाबादी ने कहाँ की मुलाजमत, मतलब नौकरी, है ना,
इख्तियार की। तो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे इन्होंने क्या किया, काम किया, वहाँ मुलाजमत करते थे। अब सवाल है, ये एक रिसाला निकालते थे, ठीक है, जिसका नाम था रिसाला। ये रोज़नामा अखबार था जिसका नाम था साथी। ये सवाल आता बार बार, साथी, तो याद रखिएगा। ये साथी जो है ये किसका रिसाला है, रोज़नामा अखबार है, तो सुहेल अजीम आबादी का। अब इसके बाद है कि इनके कुछ किताब हैं जिनको आप याद रखेंगे। मैं यहाँ ला रहा हूँ इसमें इनके कुछ अफसानवी मजमूए, क्योंकि ये ख़ास तौर पे अफसाना लिखते थे, तो इनके कुछ अफसानवी मजमूए हैं, जैसे कि चार चेहरे जो बहुत फेमस हुआ, अलाव, आदमी के रूप, और एक नावल भी है इनका। नावल है एक बहुत फेमस नावल है जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना बिल्कुल, बेजड़ के पौधे। तो ये इनका फेमस है, आप इसको याद रखेंगे। बाद में 1980 के आसपास इनका इंतकाल हो गया, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब देखो बच्चों, अब आपका अगला चैप्टर है सैयद मोहम्मद मोहसिन। इससे भी सवाल आते हैं, मैं एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल आ सकता है उसी पे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे। तो आपको याद रखना है नफ्सियात, नफ्सियात को हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं, उर्दू में, हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे और नफ्सियात इनका ख़ास मौजू था, ठीक है। इनकी एक अफसानवी मजमुआ है इनका जिसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट, जो बहुत फेमस हुआ बच्चों, अनोखी मुस्कुराहट। तो आपको याद रखना है कि अनोखी मुस्कुराहट किसका मजमुआ है, तो आप याद रखेंगे सैयद मोहम्मद मोहसिन। और ये किस तरह के शायर थे, ये नफ्सियात के शायर थे। अब आगे देखिए, यहाँ पे इनकी पैदाइश कब हुई, 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था, ठीक है। अब देखो ये सब से नहीं आएगा सवाल। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। देखो इनके नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ इसका नाम है ज़ख्म के फूल, ये बहुत फेमस हुआ। तो ज़ख्म के फूल जो है ये किनका मजमुआ है, तो आप याद रखेंगे सैयद मोहम्मद मोहसिन का है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ये बहुत फेमस हुआ। बाद में इलाज के दौरान 2002 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। बस इतना ही इसमें। चलो बच्चों अब आ जाओ, देखो कमर जहाँ, कमर जहाँ के बारे में देखिए कि कमर जहाँ की पैदाइश 1951 से 52 ईस्वी में समस्तीपुर ज़िला के मर्दुमखेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुई। तो पहला सवाल यहाँ से आ गया। दूसरा देखिए कि आपके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। तो इनके वालिद का क्या नाम था, सैयद अताउल हक था। इसके बाद आ जाइए, इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए की डिग्री ली और साथ ही साथ पीएचडी भी आगे चलकर किया कंप्लीट अपना। इसके बाद देखिए इनकी पहली कहानी जिसका नाम था जुनून वफा, ये बहुत फेमस हुआ। तो आप याद रखेंगे जुनून वफा किसकी पहली कहानी है, तो कमर जहाँ की है। इसके बाद इनके मुलाजमत का आगाज़ हुआ कहाँ से, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबाए उर्दू से आपने अपने तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया। तो इन्होंने अपना पढ़ाने का जो काम है, तदरीसी जो काम है स्टार्ट किया, ये कहाँ से किया, सुंदरवती महिला कॉलेज जो कि भागलपुर में। इसके बाद देखिए कमर जहाँ के तसानीफ में 3 अफसानवी मजमुए बहुत फेमस हुए। इनका जो अफसानवी मजमुआ है इसमें से 3 बहुत फेमस हुआ, जिसमें से आप नाम याद रखेंगे चारागर 1983, डेट नहीं याद रखना, बस याद रखना चारागर, अजनबी चेहरे, ठीक है, और एक है क्या, इसमें 3 तो बोला लेकिन 2 ही दिया है। तो ये दोनों बहुत फेमस है, चारागर और अजनबी चेहरे, ये आपको याद रखना है। इसमें बस इतना ही। चलो आप देखो बच्चों, अगला चैप्टर है आपका आलमी हिद्दत, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं। तो ये क्या होता है, सबसे पहले आप जानिए कि ज़मीन जो है, हम लोग जिस ज़मीन पे रहते हैं, ये सभी जानदारों के लिए क्या है, बहुत मुनासिब है और हम लोग आसानी से यहाँ पे अपने ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो ज़मीन पे है।
ठीक है। अब देखिए ज़मीन का जो है दर्जा हरारत मतलब कि गर्मी जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है तेज़ी से, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक आलमी संगीन मसला है, ठीक है, मतलब पूरे दुनिया का मसला है ये। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है। अब ये क्यों हो रहा है तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इसके लिए कई गैस जिम्मेदार है। जो भी गैस है, जो भारी गैसें होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है, ये सब क्या है, ये सब के ज़मीन के निचले हिस्से में रहती है और सूरज से जो रोशनी आती है उस रोशनी को क्या करती है, ये अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना, और ज़मीन के गर्मी को बढ़ा देती है। इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें से कुछ गैस का फीसद बताया गया है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले 31% बढ़ा है और मीथेन गैस ये 149% बढ़ा है, ये ज़्यादा पैदा होने लगी है। अब कह रहा है कि मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। हमारी ज़मीन पर आफताब की जो शुआएं आती है वह इन्हें ज़्यादा जज्ब कर लेती है, मतलब अब्जॉर्ब कर लेती है, और इसी के वजह से ज़मीन का क्या होता है, दर्जा हरारत बढ़ जाता है। इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। अब इससे बचने के लिए देखिए यहाँ पे एक डेट दिया, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। 2007 में जो है, ये डेट याद रखेंगे, 2007 में, दिसंबर 2007 में 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस रखा गया, जो कि कहाँ रखा गया, नागालैंड शहर के दीमापुर में, ठीक है। ये इसलिए कि आलम हिद्दत को कैसे कम से कम किया जा सके, ज़मीन के गर्मी को बढ़ने से कैसे रोका जा सके। तो इसके जो मेहमान खुसूसी थे वो जनाब APJ अब्दुल कलाम थे। तो ये याद रखेंगे आप। और ये दीमापुर में हुआ था। उन्होंने क्या बताया इसके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए कि ग्लोबल वार्मिंग का मसला कम हो जाए। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है कि साइंसदानों का ख्याल है कि हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में 0.75 मतलब 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, ठीक है। अगर इसी तरह से ये चलता रहेगा तो 21वीं सदी में 1 से 6 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो सकता है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ से MCQ आ सकता है। अब देखो बच्चों, हमको पढ़ना है चैप्टर के हिंदुस्तानी आयन के मामार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आयन मतलब जो हमारा संविधान है उसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनको बनाने वाले, लिखने वाले या तख्लीककार कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर थे। तो इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और अपने आयन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए। बच्चों बहुत अच्छा सवाल है। 14 अप्रैल 1891, ये याद रखना, एकदम भूलना नहीं है, 14 अप्रैल 1891। अब देखिए अगला सवाल है कि भीमराव अंबेडकर कहाँ के रहने वाले थे। तो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इसके बाद सवाल है कि भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था, तो राव जी। तो राम जी नाम याद रखिएगा, सॉरी राव जी कह रही है, राम जी, ठीक है, राम जी यहाँ पे सही से, ठीक है। तो राम जी मौलवी सिकपाल इनके वालिद का नाम था। इसके बाद देखें कि भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया, 1908 में। ये उतना इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है। अब अगला सवाल आप देखें
कि भीमराव अंबेडकर का ताल्लुक किस जात से था? चलो बच्चों, ये क्वेश्चन को रहने दो, इसका आंसर आपके बुक में नहीं दिया हुआ क्लियरली, तो इस पर चर्चा नहीं करते हैं। चलिए आगे देखिए कि कितने बरस की उम्र में भीमराव अंबेडकर की शादी हो गई? तो 14 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी। अब है आपका ये सवाल कि भीमराव अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ? तो 5 दिसंबर 1956 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। अब देखो आर्यभट्ट और तरेगना, इससे पहला सवाल है कि हिंदुस्तान की कदीम तारीख में किस दौर को सुनहरा दौर कहते हैं? तो गुप्त दौर को कहते हैं। चलो अब दूसरा सवाल देखो कि गुप्त दौर के हुक्मरां कैसे थे? तो इंसाफ पसंद थे। अगला सवाल है आपका, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आ रहा है एग्जाम में। पाइथागोरस जो कि बहुत बड़े साइंसदान थे बच्चों, पता है आपको कि पाइथागोरस की रहनुमाई किसने की? तो आर्यभट्ट जी ने ही इनकी रहनुमाई की थी। अब देखो अगला सवाल है कि आर्यभट्ट ने तरेगना में क्या कायम किया था? तो तजुर्बा गाह कायम किया था। तजुर्बा का मतलब एक कह सकते हैं कि वो उनका एक्सपेरिमेंट सेंटर था एक तरह का। तो ये सवाल आता है कि कहाँ, तो आपको ये भी याद रखना, तरेगना। तरेगना में इन्होंने अपना सेंटर लगाया था एक छोटा सा, मतलब वो उस तरह का सेंटर नहीं था। अब है कि डिसमल सिस्टम, देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है, निज़ाम एहसार इसका अशारिया यानी कि डिसमल सिस्टम, जो डिसमल सिस्टम मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि तख्लीक किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तरेगना किस जबान का लफ्ज़ है? तो ये हिंदी जबान का, तरेगना जो है ये किस जबान का लफ्ज़ है? हिंदी जबान का लफ्ज़ है। अब देखो यहाँ पे सवाल है कि तरेगना के क्या मानी है, मतलब तारे गिनना। इसके बाद सवाल है कि आर्यभट्ट ने कितने फीट की बुलंदी का टीला बनाया था? तो 7 फुट। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये याद रखना। आप देखो सूरज ग्रहण लगता है जो कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण किस सन में पेश आया? सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब लगा था? तो ये बच्चों लगा था 2009 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो बच्चों आप देखो कि आर्यभट्ट की वफात किस सन में हुई थी? तो 564 ईस्वी में हुई थी। अब देखो यहाँ पे ये सवाल देखो कि ग्रहण कितने तरह के होते हैं? तो 2 तरह के होते हैं, आपको पता है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। चांद किसका तवाफ करता है? तवाफ करने का मतलब घूमना, चक्कर लगाना, तो जमीन का तवाफ करता है। और जमीन किसका तवाफ करती है? तो ये सूरज का तवाफ करती है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी? तो 1476 ईस्वी में हुई थी। चलो बच्चों अब गालिब जी को भी देख लो। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, डेट याद रखिएगा, यहाँ से सवाल आ रहा है। 1797, 27 दिसंबर न याद रख करके आप ये याद रखेंगे, सिर्फ 1797 में आगरा में पैदा हुए थे, जो कि इनका नानीहाल था। और इनके वालिद का नाम, यहाँ इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था और वालिदा का नाम इज़्ज़तुल निशा बेगम था। ये 2 आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए ये बचपन में ही यतीम हो गए थे, तो इनका जो परवरिश जो इनकी है, ये इनके चचा नसरुल्ला बेग ने किया, तो ये भी याद रखेंगे। अब 13 साल के उम्र में ही इनकी शादी हो गई, किससे? उमराव बेगम से इनकी शादी हो गई। इनका इंतकाल 1869 में हुआ। 15 फरवरी 1869 में इनका इंतकाल हो गया। इनके खतूत के 2 मजमुए आए, जिसका नाम है औद हिंदी और उर्दुए माला। ये बहुत फेमस हुआ, ये याद रखेंगे आप, इस पे बस। और एक चीज़ और
ये पहले असद तखल्लुस करते थे। एक शायर का एक तखल्लुस होता है, तो गालिब जो है पहले अपना तखल्लुस असद करते थे, बाद में उसको चेंज करके गालिब कर दिए। चलो बच्चों देखो आप कि इंडिया गेट, आपके बुक में एक नज़्म है इंडिया गेट, तो इंडिया गेट के मुसन्निफ कौन है ये आपको याद रखना है, जगन्नाथ आज़ाद। जगन्नाथ आज़ाद इंडिया गेट के लिखने वाले हैं, इंडिया गेट के मुसन्निफ है। आप इंडिया गेट बनाने वाले मत समझ लीजिएगा। आपके किताब में एक नज़्म है इंडिया गेट, तो उसके जो तख्लीक़कार है वो है जगन्नाथ आज़ाद। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? तुलुक चंद, याद रखेंगे आप। अब इसके बाद है कि नज़्म मुनाज़िर फ़ितरत, ये किसकी लिखी हुई है? तो ये चकबस्त की लिखी हुई है, ये याद होना चाहिए, चकबस्त। अब देखिए चकबस्त का इंतकाल जो है ये फालिज के कारण हुआ। किस बीमारी के कारण हुआ ये सवाल आता, तो फालिज के कारण 1926 में हुआ। चलो अब देखो एक आपकी किताब में एक नज़्म है जिसका नाम है खरा डिनर। तो खरा डिनर जो है ये किसकी लिखी हुई है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी की लिखी हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी सवाल है कि नज़्म खरा डिनर किसने लिखा? सैयद मोहम्मद जाफरी ने लिखा। अब है कि खरा डिनर क्या है? ये एक तरह का मज़ाहिया नज़्म है। ठीक है, और सैयद मोहम्मद जाफरी का असल नाम क्या था? तो मोहम्मद चलो ये सवाल नहीं है बच्चों, ये एक्स्ट्रा एक सवाल लिखा गया है, इसमें भी वही होगा, सैयद मोहम्मद जाफरी। अब देखो कि बिजली का खंबा, ये जो नज़्म है ये किसने लिखी है? नज़्म बिजली का खंबा किसने लिखा है? तो निदा फाजली ने लिखा है। आप इसको याद रखेंगे। निदा फाजली कहाँ और कब पैदा हुए थे? 1938 को पैदा हुए थे ग्वालियर में, ये याद रखेंगे। निदा फाजली के वालिद वालिदा कहाँ के थे? पाकिस्तान में, यहाँ रहते थे ये। अब देखो बच्चों यहाँ एक सवाल है कि मरसिया आरिफ की मौत पर किसने लिखा? तो ये गालिब जी ने लिखा है, आप याद रखेंगे। या फिर एक सवाल ऐसे भी आ सकता है कि आरिफ की मौत पर ये क्या है? तो ये एक मरसिया है। चलिए अब देखिए सवाल है कि मरसिया के माने हैं, क्या माने होते हैं? तो रोना और मातम करना, इसको हम लोग कहते हैं मरसिया। चलो अब देखो यहाँ सवाल कि मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये सवाल आ चुका है। मसनवी ज़हर इश्क किसने लिखा है? तो शौक लखनवी ने लिखा है ये। अब है कि मसनवी किसको कहेंगे? तो जिसमें शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हो उसे हम लोग मसनवी कहते हैं। चलो बच्चों अब देखो कि दौलते दर्द को दुनिया से छिपा कर रखना किसकी गज़ल है? तो ये अहमद फराज की लिखी हुई गज़ल है। अहमद फराज की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो 1933 ईस्वी में पेशावर में हुई थी, जो कि पाकिस्तान में है। अब है कि रिसाला इश्तियाक के मुसन्निफ कौन थे? तो अहमद फराज थे। चलो बच्चों देखो अब कि हसन नईम का असल नाम क्या था? तो सैयद हसन था। हसन नईम कब और कहाँ पैदा हुए? 6 जनवरी 1921 में पटना में पैदा हुए। शायरी के बाद चलो ये सवाल रहने दो। ठीक है, अब इतना ही सवाल। अब मैं अगले वीडियो में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर लेकर के आ रहा हूँ। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।
और कामना करता हूँ कि आपका इम्तिहान बहुत 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 अच्छा जाए।